8 मार्च 2023 को जिस शेयर की वैल्यू $278 थी, 9 मार्च 2023 को सेम शेयर की वैल्यू सिर्फ $106 रह गई। एक दिन में 61% का डाउनफॉल। जी हां, हम बात कर रहे हैं अबाउट द सिलिकॉन वैली बैंक, एक ऐसा बैंक जो आज वर्ल्ड इकोनॉमी का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, एक ऐसा बैंक जिसके क्रैश होने से पूरी अमेरिकन इकोनॉमी हिलके रह गई। हम जानेंगे इस लेक्चर में सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश की और सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के पीछे की पूरी कहानी के उसके पीछे का रीजन क्या है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब हाशमी है और आप सब देख रहे हैं नजीब हाशमीज लेक्चर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक, जिसको हम एसवीबी भी बोलते हैं, ये 1983 में यूएस में एस्टैब्लिश हुआ और 2022 में ये अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक बना। 16th लार्जेस्ट बैंक, एक ऐसा बैंक जिसकी 31 दिसंबर 2022 को जिसके पास मोर देन $220 बिलियन का बैंक डिपॉजिट था। बैंक डिपॉजिट मींस कस्टमर का $220 बिलियन का पैसा इसके पास रखा हुआ था और यही बाद में उसके सरदर्द का रीजन भी बना। सिलिकॉन वैली बैंक एक ऐसा बैंक है जो अमेरिका के टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स और अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट का सबसे फेवरेट बैंक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा लोग जो वेंचर कैपिटलिस्ट और टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप हैं वो इस सिलिकॉन वैली बैंक के क्लाइंट्स हैं और कस्टमर हैं। इवन इंडिया के भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स जो हैं वो इस सिलिकॉन वैली बैंक के कस्टमर हैं, जबकि हमने इसका नाम भी नहीं सुना। यहां तक कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उसका मोर देन $1 बिलियन का बैंक डिपॉजिट सिलिकॉन वैली बैंक में है। फाइन, इसकी सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें तो देखिए जो इसकी एक्चुअल सक्सेस स्टोरी वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, अगर मैं बात करूं 2019 की तो 2019 में ये बैंक 34th लार्जेस्ट बैंक ऑफ यूएस था और अभी आप देखिए मैंने क्या बताया, 2022 को ये 16th लार्जेस्ट बैंक बन करके उभरा। और एक्चुअल सक्सेस स्टोरी कैसे मालूम पड़ेगी, 2019 को इसका जो डिपॉजिट बेस था वो $71 बिलियन था, जो 16th लार्ज जो 2022 में बढ़ करके $220 बिलियन हो गया। अब आप यहां पर देखिए 71 बिलियन से $220 बिलियन, सिर्फ 3 साल में 206% का इंक्रीमेंट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 2019 से 2022 के बीच में ये बैंक अपने आप में एक लीडिंग पोजीशन में आया। ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको अमेरिका की इकोनॉमी का बैकग्राउंड बताऊं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के जो सक्सेस स्टोरी है वो एक्चुअल 2019 से 2022 पीरियड के बीच में नियर अबाउट 3 से 4 साल का पीरियड, ठीक है। इन 2019 से 22 के बीच में 2 साल आते हैं, 2021 और 2020 एंड 2021। ये जो 2 साल हैं ये ग्लोबल पैंडेमिक का दौर था। ग्लोबल पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक हम सबको पता है। और इस पीरियड में वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन चल रहे थे और पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था। रिसेशन मींस मंदी चल रही थी, लोग अपने घरों में थे और मंदी का दौर था। फाइन, इसी तरह से यूएस इकोनॉमी में भी मंदी का दौर था। अच्छा, जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को फायर किया। अगर फायर ना भी किया तो उनकी सैलरी को उस स्पेसिफिक पीरियड की सैलरी नहीं दी। बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, खत्म हो गए इस पीरियड के दौरान। तो अमेरिका ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया कि भाई जिन बंदों की अगर सैलरी नहीं मिल रही तो वो जो सैलरी है वो कौन देगा, यूएस गवर्नमेंट अपने पास से वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। जिनके बिजनेस में लॉस हुआ उन लॉसेस को भी कौन कॉम्पनसेट करेगा, यूएस गवर्नमेंट ही कॉम्पनसेट करेगी। फाइन, बिसाइड्स क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में थी और रिसेशन से उबारने के लिए हमें कुछ इकोनॉमिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ रूल ऑफ थम्स हैं। उसके अंदर पहला एक रूल ऑफ थंब होता है कि आपको आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आती है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स के रूल हैं, इस पर अभी हम ज्यादा बात नहीं करें, अदरवाइज हमारे एक्चुअल टॉपिक से भटक जाएंगे। देखिए, तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट्स का। इस इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ता है, कम करते हैं। तो यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट जो थे वो इस टाइम पर बहुत कम हो गए थे, नियर टू द 0%। मींस आपके लोन के ऊपर 0%, मींस
अगर हम बोलेंगे डिपॉजिट्स के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट थे वो 0% के करीब करीब चले गए थे, जिसको हम बोल सकते हैं 0 पॉइंट, एक्चुअल थे ये 0.08% ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड। ठीक है, ये हमारा इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, अब इसी में दूसरा फेज ये देखें कि 2020 और 2021 में इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर लाने के लिए जो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसने अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेपो रेट है, उसको 0.08% कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है और पैसा बहुत सारा आता है तो उससे एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होता है इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम बोल सकते हैं महंगाई बढ़ना स्टार्ट होती है, और महंगाई बढ़ती है मींस जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जो इन्फ्लेशन नियर अबाउट 2019 में 2.5% था वो बढ़ करके 9.1% तक पहुंच गया। अब आप देखिए 2.5% के इन्फ्लेशन की रेट बढ़ करके 9.1% हो जाएगी, मींस आपकी इन्फ्लेशन का 7% का इंक्रीमेंट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। नेचुरली अंडरस्टूड है, इसी से समझ में आता है कि इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिर फेडरल रिजर्व ने आगे स्टेप्स लेना स्टार्ट किए, और स्टेप्स लेना स्टार्ट किए तो उसके अंदर एक स्टेप होता है इस मनी सप्लाई को कम करना। ठीक है, आपको अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो जो इकोनॉमी में एक्सेस मनी है, जो इतना मनी फ्लडेड है पूरी इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी से उस मनी को खींचना स्टार्ट करते हैं, जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है, और फिर उसकी एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर है। तो उसने मनी सप्लाई को कम करना स्टार्ट किया, और मनी सप्लाई को कम करने के लिए जिस इंटरेस्ट रेट को 2 साल पहले कम किया गया था उस इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जो 0.08% की इंटरेस्ट जनवरी 21 में थी वो जुलाई 2022 में बढ़कर के नियर अबाउट 4.33% हो गई। टोटल 425 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट किया गया, 4.25% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। ये फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट था जो रेपो के फॉर्म में होता है। क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये हमारा बैकग्राउंड था अमेरिकन इकोनॉमी का जब इस स्पेसिफिक बैंक के फाइनेंशियल क्राइसिस की स्टार्टिंग हुई। अब हम एसवीबी बैंक के ऑपरेशंस के बारे में बात करें ताकि हमें इस क्राइसिस का बैकग्राउंड समझ में आए। जो ये हमारा सिलिकॉन वैली बैंक है, ये भी एक कमर्शियल बैंक है, और इस कमर्शियल बैंक में भी लोग क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब इस पैसे को डिपॉजिट करने में कौन कौन होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके अलावा कंपनीज होती हैं, और इसके जो फेवरेट हुआ करते थे वहां के टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स हुआ करते थे। इन लोगों का पैसा इसके अंदर डिपॉजिट था। क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब ये जो डिपॉजिट्स आता है, इससे पहला काम क्या करते हैं, ये बैंक जो है लेंडिंग क्या करता था। और लेंडिंग किसको करता था? मैंने क्या कहा कि इसके मेजॉरिटी जो कस्टमर्स थे वो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट थे। तो ये टेक स्टार्टअप्स को क्या करता था, पैसा लेंड करता था, प्लस ये वेंचर कैपिटलिस्ट को भी लोन देता था। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते थे, इससे लोन लेते थे और लोन लेकर के स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाते थे, वहां से हाई रिटर्न लेते थे और उसको लो रिटर्न पर बैंक को पैसा रिटर्न करते थे। इसके बाद एक बात और सुनिए, और मैंने आपसे क्या कहा था कि फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व से भी ये बैंक लोन लेता था, जिसके बदले में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता था। अब देखिए इंटरेस्ट का फंडा देखिए, इसके अंदर यहां पर जो ये इंटरेस्ट पे करता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेपो, ये 0.08% थी इन द ईयर 2020। ठीक है, उसके बाद ये जो लोन देता था, क्योंकि ये देखिए यहां से ये 0.08% पर उठा रहा है, और ये जो लोन देता था इसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप से और वेंचर कैपिटलिस्ट से 3% का इंटरेस्ट उठाता था। 3% का इंटरेस्ट लेता था, 0.08% का रिटर्न देता था, तो 2.92% का इसको सरप्लस था इन दोनों इंटरेस्ट के बीच में। पहली बात आप ये अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता था, ये अपनी जगह इंटरेस्ट था। अब हुआ क्या, होता ये था कि मैंने आपसे क्या कहा कि इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कहां से स्टार्ट हुई, 2019 से 2022 के बीच में। ये 34th लार्जेस्ट बैंक था जिसका डिपॉजिट बेस 71 बिलियन था। ठीक है, अब जब इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई तो इस बैंक ने सोचा कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने का बेनिफिट उठाया जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए यहां पर अपने डिपॉजिटर्स को अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना स्टार्ट किया। 2020 में जो अमेरिका का बैंक ऑफ अमेरिका है
बैंक ऑफ अमेरिका का एवरेज डिपॉजिट रिटर्न था 0.96%। मींस बैंक ऑफ अमेरिका 0.96% का रिटर्न उस टाइम देता था जब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट 0.08% थी। उस टाइम पर इंडस्ट्री का एवरेज था 1.17%। इंडस्ट्री मतलब जो दूसरे बैंक से ऑन एन एवरेज 1.17% से रिटर्न देते थे, कोई 1.2 कोई 2% भी देता था, कोई 1.1% भी देता था, तो एवरेज 1.17% था। इस टाइम एसवीबी बैंक ने कंपटीशन में आने के लिए और बड़े बैंक से कॉम्पीट करने के लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया और उसने कहा कि हम आपको 2.33% का रिटर्न देंगे। 2.33%। अब आप सोचें कि जहां इंडस्ट्री एवरेज 1.17% है, अमेरिका के सबसे बड़ा बैंक 0.96% का रिटर्न दे रहा है, वहां पर एक बैंक आपको 2.33% आपके डिपॉजिट्स पर पैसा ऑफर करेगा, तो नेचुरली ये एक अट्रैक्टिव ऑफर है। और इसके पीछे कैलकुलेशन था भी, देखिए मैंने क्या कहा, 0.08% पर लोन ले रहा था, 3% पर लोन दे रहा था, 2.92% का सरप्लस था और यहां पर 2.33% इसने ऑफर किया। स्टिल ये बिजनेस अपने आप में सरप्लस में था। अब इस अट्रैक्टिव ऑफर की वजह से तो हुआ क्या, आप 3% पे वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, यहां से अच्छा 5-7% कमा रहा है और 3% इसको रिटर्न कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा था। मींस जो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स थे उनको ज्यादा लोन लेने की रिक्वायरमेंट होती नहीं थी, क्योंकि उनको सस्ता लोन जो है वो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप से मिलता था। अब जब इसने अपना डिपॉजिट का रेट बढ़ाया तो नेचुरली कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इंडिविजुअल कंपनीज और स्पेशली ये जो स्टार्टअप्स हैं, इन स्टार्टअप्स ने अपना पैसा यहां पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया, पार्क करना स्टार्ट कर दिया, किस लालच में कि इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होगा। यहां तक तो सब कुछ अपने आप में ठीक चल रहा था। अब हुआ क्या, जैसे ही ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से इस बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ना स्टार्ट हो गए और जो डिपॉजिट 2019 में सिर्फ $34 बिलियन का था, वो बढ़कर 2022 में कितना, $220 बिलियन अप्रोक्सीमेटली चला गया। अच्छा, ये सारी वैल्यूज अप्रोक्स वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा। इनके पास एक्सेसिव डिपॉजिट आना स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स इतनी लेंडिंग करते नहीं थे, उसमें ऑलरेडी वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा रहे थे। ओके, तो लेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं थी। अब इसके पास तो पैसा डिपॉजिट्स का बढ़ता गया, और डिपॉजिट्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये बैंक के लिए लायबिलिटी और इसको 2.33% का रिटर्न भी देना है। तो क्या करें सर एक्सेसिव फंड का, तो इसने जो एक्सेसिव फंड था उसका दूसरा तो इसने क्या किया, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। फाइनेंशियल एसेट मींस व्हाट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कौन से, ट्रेजरी बिल, जो आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं, ट्रेजरी बिल जो होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं। इसने क्या किया, $91 बिलियन HTM बॉन्ड्स में लगाया, अप्रोक्सीमेटली $91 बिलियन, और 28 बिलियन अप्रोक्सीमेटली AFS बॉन्ड्स के अंदर लगा। अभी HTM बॉन्ड का मीनिंग होता है हेल्ड टिल मैच्योरिटी। हेल्ड टिल मैच्योरिटी का मीनिंग होता है कि अगर आपने, अच्छा ये किससे खरीदे इसने, इसी फेडरल रिजर्व से ये इन्वेस्टमेंट बाय की है, फेडरल रिजर्व से बाय करते हैं। अब इसने बोला कि भाई HTM का मीनिंग कि मान लीजिए इसका पीरियड 10 ईयर से, और अगर आपने 1 अप्रैल 2023 को या 2021 को कोई बॉन्ड परचेस किया तो इसकी मैच्योरिटी 10 साल बाद 1 अप्रैल 2031 को आएगी। उससे पहले आप इन बॉन्ड्स को मैच्योर नहीं कर सकते। इसका मीनिंग 1 अप्रैल 2021 को आपने फेडरल रिजर्व से क्या किया है, बाय किया है, और 1 अप्रैल 31 को वापस फेडरल रिजर्व आपसे बाय कर ले। फेडरल रिजर्व ने आज आपको सेल किया, फेडरल रिजर्व इधर बाय कर लेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, उससे पहले अच्छा इस 10 इयर्स के दौरान यहां से इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, इंटरेस्ट इसके ऊपर कंपैरेटिवली कम होता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कम था, नियर अबाउट 1.56% का एवरेज इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि इधर से भी सरप्लस था तो ये 1.56% से इसको ये लोग मैनेज करके चल रहे थे। ओके, अब यहां पर 10 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 10 साल बाद आपका पूरा फेस वैल्यू आपको वापस कर दी जाएगी। अच्छा मान लें कि अगर इस बॉन्ड के ऊपर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो ये 3% ही पूरे 10 साल तक रहेगा। मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसने $91 बिलियन, एक बड़ा अमाउंट जो लार्ज चंक जो था वो HTM बॉन्ड्स के अंदर लगाया, और $28 बिलियन AFS बॉन्ड मींस अवेलेबल फॉर सेल्स। जब चाहो आप इसको मार्केट में बेच सकते हो। इनको जब तक मैच्योरिटी पीरियड नहीं आएगी आप वापस फेडरल रिजर्व को नहीं बेच सकते। तो क्या बिल्कुल पैसा ब्लॉक हो जाएगा? बेच तो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन बिटवीन आपने मैच्योरिटी पीरियड इसको बेचा तो फिर बहुत हेवी कॉस्ट क्या करता है, फेडरल रिजर्व कट करके आपको देता है, जिससे आपको लॉस हो जाता है, मींस जितना भी इसके ऊपर लॉस होता है। तो
भाई नेचुरली अगर मार्केट सब कुछ एस्टेब्लिश चल रहा है तो इन्होंने भी सोचा कि भाई आज पैसा लगाओ, 10 साल बाद इनसे पैसा वापस ले लेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा अपने आप में सिनेरियो चल रहा था। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, जब इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई जुलाई के अंदर, और जुलाई मतलब 2022 में, और 2022 में फेडरल रिजर्व ने इस 0.08% को बढ़ाकर 4.33% कर दिया, ठीक है। अब इसके 4.33% होने से तो ये लोन भी अपने आप में क्या हो गया, डियरर हो गया, मींस महंगा हो गया। अब जब ये लोन महंगा हो गया तो वेंचर कैपिटलिस्ट को ये लोन महंगा पड़ने लगा, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ये लोन लेकर के टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप में पैसा लगाते थे। टेक्नोलॉजिकल मान लो कि अगर ये 4% बढ़ा तो ये भी नियर अबाउट 8% हो गया होगा, तो यहां से इनको 8% का रिटर्न नहीं मिलता था, तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने ये लोन लेना बंद कर दिया और टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स में पैसा लगाना भी बंद कर दिया। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को जो पैसा चाहिए था, ठीक है, इसका मतलब पहले तो ये हुआ कि इस एसवीबी बैंक की बोरोइंग्स जो लेंडिंग्स जो थी वो लेंडिंग्स कम हो गई। अब ये टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए था, कहां से लाते, तो इन्होंने देखा कि हमारे बहुत सारे डिपॉजिट्स इस बैंक के अंदर पड़े हैं और इन्होंने अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। मींस अब फर्दर डिपॉजिट्स आना बंद हो गए और जो पुराने डिपॉजिट्स थे उन लोगों ने विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। और इसके अंदर दिया हुआ है कि भाई ये जो डिपॉजिट्स थे ये 3 क्वार्टर के अंदर बढ़ करके अल्टीमेटली $20 बिलियन के डिपॉजिट्स ड्रॉप हो गए 3 क्वार्टर के अंदर। एनीवे, तो अब ये पैसा बाहर विड्रॉ होने लगा। एसवीबी बैंक को इनका पैसा जिनसे लिया है उन दोनों ने जो डिमांड डिपॉजिट थी उनको पैसा वापस करना था, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप पैसा मांग रहे थे और इनके पास ये पैसा खत्म होता गया। दूसरी बात, अब ये पैसा कहां से लाएं, तो हुआ ये कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। अब जो नए बॉन्ड फेडरल रिजर्व इशू करेगा उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले वो 0.08% का रिटर्न, मान लो 1% का रिटर्न दे रहा था और अब 5% का रिटर्न दे रहा है। मींस जो पहले हमने पैसा लगाया था बॉन्ड में उस पर सिर्फ 1% का रिटर्न मिल रहा था और अब जो नए बॉन्ड फेडरल रिजर्व से हम खरीदेंगे तो उस पर 5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जो पुराने बॉन्ड है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगी। अगर इस पर 3% थी तो अब भी 3% रहेगी। इस वजह से इसमें बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है और बॉन्ड यील्ड के इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में बिकते हैं तो इससे इन बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज हो गई। अब वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ये जो $91 बिलियन के बॉन्ड्स थे इनकी वैल्यू सिर्फ $76 बिलियन रह गई। अब बैंक के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है इन टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स का पैसा वापस करने का, तो बैंक के पास अब पैसे की शॉर्टेज होने लगी। इस वजह से बैंक ने क्या किया, सबसे पहले अवेलेबल फॉर सेल्स बॉन्ड को, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, इनको बेचा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि इनकी भी वैल्यू डाउन हो गई और जब वैल्यू डाउन हुई तो दूसरी बात ये थी कि ये जो एचटीएम बॉन्ड्स थे ये फेडरल रिजर्व ने परचेस करना बंद कर दिए थे, मींस वापस लेना बंद कर दिए थे। ये बीच मिड टर्म के अंदर भी ये परचेस करना बंद कर दिए थे। दूसरी बात ये कि इस बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई और जब ये बॉन्ड इन्होंने मार्च में आकर के $1.8 बिलियन के लॉस के ऊपर इसको बेचा जस्ट टू अरेंज द फंड। और जैसे ही ये बेचा तो ये मार्केट के अंदर खबर आई कि भाई इन्होंने अपने बॉन्ड्स को लॉस के ऊपर बेचा है और मार्केट के अंदर कैओस क्रिएट हो गया। और इसी के साथ शुरू हुआ बैंक रन। बैंक रन का मीनिंग होता है जब सारे कस्टमर क्या होते हैं, बैंक में पैसा निकालने चले जाते हैं। उनको ये लगा कि बैंक के पास कैश खत्म हो रहा है, तो अब जो भी लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, बैंक से पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया तो उनके पास मनी की और कमी आने लगी, कैश क्रंच होना स्टार्ट हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये देखा कि अब क्योंकि ये बॉन्ड तो ये बेच नहीं सकते, तो ये पैसा फिर उन्होंने कहा कि अब हम और फर्दर इक्विटी इशू करेंगे जस्ट टू रेज द फंड टू मीट द कैश क्रंच जो ये पैसा मांग रहे हैं। बस जैसे ही ये खबर फैली 8 मार्च को इसका शेयर जो था वो $278 से गिर करके 9 मार्च को $106 पर आ गया, जिससे मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। और यहां से कहानी खत्म हो गई किसकी, अल्टीमेटली आपके सिलिकॉन वैली बैंक की। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक की पूरी कहानी थी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो गई। बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो गई तो बॉन्ड को लॉसेस में बेचा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो लोन है वो लोन महंगा हो गया तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लेना बंद कर दिया। टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप के पास फंड की कमी हुई तो उन्होंने यहां से पैसा जो डिपॉजिट था उसको विड्रॉ करना स्टार्ट किया। इस विड्रॉल को ओवरकम करने के लिए इसने अपने एएफएस बॉन्ड्स को बेचा, लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुकी थी, मार्केट इसकी बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो गई थी, बॉन्ड की
वाले डाउन होने से ये लॉसेस में बेचना पड़ा। लॉसेस में बेचने की जब खबर मार्केट में फैली तो और कैश क्रंच बड़ा, मींस बैंक रन बढ़ गया। बैंक रन मींस जब बहुत सारे लोग एक साथ पैसा निकालने के लिए आ जाते हैं। पहले तो ये क्या होता था, क्यू में लग करके वो पैसा निकाला जाता था, आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो आज के जमाने में बैंक रन और ज्यादा डेंजरस हो गया बैंक्स के लिए, और इस वजह से फिर क्या हुआ, क्योस मार्केट के अंदर क्रिएट हो गया। और जब इस पैसे के अरेंजमेंट के लिए एसवीबी बैंक ने फर्दर इक्विटी सेल करने की बात करी तो उससे मार्केट का और सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ, जो शेयर की वैल्यू 278 से 106 बिलियन डॉलर पर आ गई। फाइनली ये हुआ कि उन्होंने जो इस बैंक को अल्टीमेटली क्लोज करना। फिर इसके अंदर सामने आया फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, FDIC, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो फेडरल रिजर्व का अपने आप में एक बॉडी है। और ये FDIC इसलिए बना है कि कभी किसी के बैंक के साथ कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस में ये फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये हेल्प करेगा। अब इस FDIC ने अनाउंस किया कि भाई किसी भी डिपॉजिटर को हम लॉस नहीं होने देंगे, डिपॉजिटर का पूरा पैसा मिलेगा। उसके लिए क्या करेंगे, अब ये जो बॉन्ड्स बचे हैं इसको मार्केट के अंदर सेल करेंगे। दूसरी बात, एक बात और इसके अंदर याद रखिएगा कि ये FDIC ने कहा कि भाई अब इन डिपॉजिटर्स को हम पूरा पैसा देंगे, लेकिन पैसा लाएंगे कहां से? तो उसके लिए पहले तो ये जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट की जो एसेट्स थी, जो मॉर्गेज थी, उनको सेल किया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि ये इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है, एक वीकली प्रीमियम सारे अमेरिकन बैंक से लेता है इसी क्रिटिकल पोजीशन के लिए कि कल को अगर कोई ऐसी क्राइसिस वाली पोजीशन आ जाए तो उससे हम क्या करें, कॉम्पनसेट कर सकें। तो वो जो वीकली प्रीमियम आता, क्वार्टरली प्रीमियम जो आता था, ये क्वार्टरली प्रीमियम है, उस क्वार्टरली प्रीमियम से इनको इंश्योर्ड करके चला है। तो अब ये FDIC इसके सारे डिपॉजिटर्स का पैसा दे करके चलेगा। तो फाइनली ये था हमारा सिलिकॉन वैली बैंक का पूरा बैकग्राउंड के कैसे सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस आया। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है या मुझसे अगर कोई डेटा छूट गया या हो सकता है डेटा बताने में कोई वैल्यू में चेंज आ गया हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके जितने भी सजेशंस है वो मोस्ट वेलकम है। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।